बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसमें आज बच्चों हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? सॉल्वेंट की, कि कैसे आप किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे आप सॉल्वेंट को डिसाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, तब एक सॉल्वेंट डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि बच्चों नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप किसे बोलने वाले हैं। तो आप एक्वस में क्या बोलते हैं बच्चों? जिसमें पानी आता है, जिसमें क्या आता है बच्चों? H2O आता है, उसको आप बोल देते हैं कि भाई ये एक एक्वस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, एक्वस का मतलब ही पानी है। और अगर नॉन एक्वस आ गया मतलब कि वहाँ पानी नहीं होगा। वहाँ क्या नहीं होगा बच्चों? वहाँ पानी नहीं होगा। तो वहाँ क्या होने वाला है? आपने देखा होगा अमोनिया कई बार एक सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करता है, SO2 कई बार सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करता है, एसिटिक एसिड, ये सारे हम देखेंगे और इनमें रिएक्शन भी देखेंगे कि कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, एसिटिक एसिड H2SO4 भी एक सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करेगा। और फिर बच्चों आपने HF के बारे में पढ़ा होगा, HBr सुना होगा, या बेंजीन सुना होगा, ईथर सुना होगा, एसीटोन सुना होगा। ये सारे क्या हैं बच्चों? नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं। कुछ यहाँ पे हम नॉन जो एक्वस सॉल्वेंट है उनको पढ़ेंगे और उनकी रिएक्शन देखेंगे, पर आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि किसको आप एक बेहतर सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मतलब डिसाइड करती हैं कि भाई इस रिएक्शन के लिए ये सॉल्वेंट बेटर होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं बच्चों जो अभी हमें देखनी है और हमें पढ़नी है। एक तो क्या है बच्चों? आपको सॉल्वेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। हीट ऑफ जो वेपराइजेशन और हीट ऑफ जो फ्यूज़न है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। और एक डाइपोल मोमेंट और विस्कोसिटी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कि हमें पता होने ज़रूरी हैं। तभी आप क्या बता पाते हैं बच्चों कि सॉल्वेंट जो होगा वो किस नेचर का रहेगा और किस तरीके से आप सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर पाएंगे। अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करता है। अब मान लीजिए आपके पास एक आप रिएक्शन करा रहे हैं जो कि बच्चों काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होनी है। किस पे होनी है? हाई टेम्परेचर पे होनी है। ठीक है ना? तो अब मान लीजिए आपने एक ऐसा सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? सॉल्वेंट ऐसा ले लिया जिसका जो टेम्परेचर रेंज है बच्चों वो बहुत कम है। जैसे कि आपको अमोनिया का दिख रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? -77.7। ठीक है, -77 है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो भी माइनस में है। तो क्या आप ऐसे रिएक्शन अमोनिया में कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों वो हाई किस में होनी है? वो हाई टेम्परेचर रेंज में होनी है। और आपके पास आप अमोनिया ले रहे हैं, उसका खुद मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट हो जाएगा किस में? -77। वो ठीक है। आप बॉइलिंग पॉइंट देखिए वो भी माइनस में ही है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करनी है पर आप सॉल्वेंट ऐसा ले रहे हैं जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है। ठीक है, पर आप जो रिएक्शन आपको किस में करनी है? लो टेम्परेचर पे करनी है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे करनी है, वहाँ पे आप अमोनिया का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है आप वो किस में देख रहे हैं कि वो नेगेटिव में है, मतलब ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। सेम किस में हो रहा है बच्चों? SO2 में भी हो रहा है। SO2 में भी क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो ये दोनों मेनली तब लो टेम्परेचर रिएक्शन की जाती हैं तो NH3 और SO2 का यूज़ किया जाता है। तो हर रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी की सारी रिएक्शन पानी में हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कई रिएक्शन आपने H2SO4 में होते हुए देखी होंगी, वहाँ पे सॉल्वेंट, कई आपने अमोनिया में होते हुए देखी होंगी। तो हर जगह पानी सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करे वो ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, कारण जैसे मैंने बोला मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिसाइड करता है कि भाई अगर मुझे हाई टेम्परेचर रेंज चाहिए तो पानी का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रेंज दे देता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? 100 है। तो ये काफ़ी टेम्परेचर रेंज दे देता है किसी रिएक्शन को होने के लिए। बात समझ गए? और ये अगर ठंडे में रिएक्शन करनी है तो आपको अमोनिया और SO2 खास हमें याद करने पड़ते हैं, यही इसमें आएंगे। और क्या है बच्चों? कई बारी आपको इन और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो भी करानी पड़ती है। कौन सी बच्चों? ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको करानी पड़ती हैं। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन कराओगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती तो भी आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया है या फिर एसिटिक एसिड हो गया है या फिर बच्चों DMF हो गया है, इनकी तरफ आपको जाना पड़ता है। ठीक है,
तो आपको कारण समझ में आ गया। जो मैंने बोला, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर रोल प्ले करता है एक सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या होता है बच्चों की कितनी, एक मिनट बच्चों, हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब बता सकते हैं आप मुझे? हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या होगा कि एक सॉलिड जो है, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है या कोई भी चीज़ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वही क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, कितनी एनर्जी आपको चाहिए एक मोल जो लिक्विड है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, किस में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब ध्यान से सुने, मान लीजिए किसी चीज़ की जो हीट ऑफ फ्यूज़न है बच्चों वो बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो सॉलिड है वो बॉन्ड तोड़ना नहीं चाह रहा, उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा ही वेपराइजेशन में अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो क्या समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ से बच्चों एक कांस्टेंट निकाला जाता है हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन से। ठीक है, जिसको कैसे निकाला जाएगा, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी या फिर वो फ्यूज़न होगी और बाय में जो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टोरंटोन कांस्टेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो इसके बराबर होती है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, अगर ये 21.5, ठीक है, हम ये जो एनर्जी लेंगे वो जूल में लेंगे और टेम्परेचर आपको पता है आपको केल्विन में लेना होता है। तो अगर ये 21.5 से अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड होगा वो पोलर नेचर का होगा। किस नेचर का होगा बच्चों, पोलर नेचर का होगा। अब इससे हमें क्या बातें पता चल रही, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आप रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक होता है बच्चों, इतना पता है ना हमें, लाइक डिजोल्व्स लाइक होता है। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको ये पता लग जाता है कि अगर भाई ये कांस्टेंट इतना ज़्यादा है तो आप इसमें कोई भी जो पोलर चीज़ है वो इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ें या जो भी पोलर चीज़ होगी वो इसमें डिज़ोल्व की जा सकती है। और जो लिक्विड होगा, एक बात और लिखी हुई है कि वो एसोसिएटेड लिक्विड होगा। क्या होगा बच्चों, एसोसिएटेड लिक्विड होगा। जैसे कि उसमें H2O भी आता है। H2O आपको पता है अपने मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, वो सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या है साथ में, अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर पाती है। तो ये किस तरीके का लिक्विड हो जाता है बच्चों, एसोसिएटेड लिक्विड। ऐसे ही अमोनिया में भी होता है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है, तो वो पोलर नेचर का होगा और एसोसिएटेड नेचर का होगा। अगर ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 21.5। तो हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपराइजेशन से भी हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो पोलर नेचर का है या फिर वो नॉन पोलर नेचर का है, और किस तरीके की रिएक्शन। अगर कोई पोलर ऐसी रिएक्शन है तो हम ऐसे ही जिसका जो कांस्टेंट है, जो टोरंटोन जो कांस्टेंट रहेगा, अगर वो ज़्यादा होगा तो हम इनऑर्गेनिक या जो पोलर रिएक्शन है वो ऐसे ही लिक्विड में कराएंगे। तो इस रेंज से हमें ये पता लगता है। बात आप सबको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने सुना होगा बहुत बार कि जो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी 11th क्लास में शायद फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है बच्चों। आप जो चार्ज होता है Q1 आप Q2 लिख सकते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और बाय में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर क्या होता है बच्चों R², जो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाता है। ये जो एप्सिलॉन जो लिखा जाता है वही यही क्या है, यही क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यही क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आ रहा है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है कि नहीं है। तो इससे क्या पता लगा हमें, इससे एक बात पता लग रही है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हुआ तो जो फोर्सेस होंगी वो कम होंगी। फोर्सेस क्या होंगी बच्चों, कम होगी। मतलब अगर किसी चीज़ का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो जो एनर्जी लेने वाला है
जो फोर्स लेने वाला है या जो एनर्जी लेने वाला है वो बहुत कम लेगा दूसरे के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों कम है तो फोर्स मतलब ज़्यादा और वो एनर्जी ज़्यादा लेगा क्या करने के लिए, किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता है क्या करने के लिए बच्चों, जो फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको तोड़ने के लिए। अब देखो आप सॉल्वेंट किसको बोलते हो भाई, आपके पास पानी है तो वो दूसरे जो मतलब जिसमें आप उस चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो, पानी में किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो, तो पानी उनका क्या करता है, उनके बॉन्ड ही तो ब्रेक डाउन करता है ना बच्चों, ठीक है। तो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वही मैंने फोर्स से बताया है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और ये भी आपको ध्यान रहता है तो आप रिलेशन आराम से निकाल लेंगे। तो सबको बात समझ में आ गई होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब पढ़ते हैं बच्चों विस्कोसिटी और डाइपोल मोमेंट, ताकि ये दोनों चीज़ें कैसे इफेक्ट डालती हैं सॉल्वेंट की सिलेक्शन में, ठीक है। अब देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो फ्लो की टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि पानी और शहद का एग्जांपल आपको दिया जाता है कि जो पानी होता है H2 होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है बच्चों वो काफ़ी कम है। और जो हनी होता है, जो शहद होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है ना। अब देखिए विस्कोसिटी से सॉल्वेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। अब आप एक तो सॉल्वेंट मान लीजिए ऐसे को ले लें जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप एग्जांपल अभी मान ली आप शहद को ले लेते हैं किसी में सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो चीज़ आप इसके अंदर मिलाने वाले हैं ना तो आप उसको फिल्टर कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने डाला वो इसी के साथ चिपक जाएगा, वो इसी के साथ बॉन्डिंग बना के रह जाएगा, वो उसको आप अलग कैसे कर पाएंगे। ना आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर पाएंगे, ना पीपीटी फॉर्म हो पाएंगे, क्योंकि यही इतना विस्कस है तो आपको पीपीटी दिखाई कैसे देंगे। तो ये सारे काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते। तब क्या होता है बच्चों, तब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर विस्कोसिटी कम है जैसे पानी है तो वहाँ पे आपने बहुत आराम से देखा होगा, पानी तो भाई ऊपर रह गया और यहाँ प्रेसिपिटेट आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, तभी आप इसको फिल्टर कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेशन है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत हमारे लिए नॉर्मल सी बात होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो ये प्रोसेसेस आराम से हो पाएंगे, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो हम ये सारे प्रोसेसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये इनको इफेक्ट डालता है, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है मुझे बताओगे एक बारी। डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है बच्चों चार्ज, ठीक है, जितना चार्ज होगा और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, म्यू से जिसको लिखा जाता है। और यही क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है वो चीज़ उतनी क्या होगी बच्चों, पोलर होगी, ठीक है। आयनिक मतलब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, पोलर होगी। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। मतलब उस सॉल्वेंट की बात चल रही है ये सारी की सारी, किसकी बच्चों, सॉल्वेंट की, ठीक है। कि वो अब वही बात आ गई कि वो लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली, कि अगर वो पोलर होगा तो वो पोलर में ही डिज़ोल्व करेगा, अगर वो नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व करने वाला है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि एक सॉल्वेंट को कि कैसा हमें सॉल्वेंट चाहिए और वो किस नेचर का है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस रिएक्शन को करने में आपको कैसा सॉल्वेंट चाहिए उसको डिसाइड करने में ये फैक्टर हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों।